बच्चों, हम लोग हिंदी काव्य खंड का 9 पाठ तक पढ़ चुके हैं। कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर गद्यखंड भी शुरू किए जाए, तो उनके डिमांड पे आज हम गद्यखंड शुरू कर रहे हैं। और ये भी अब गद्यखंड ही चलेगा 5-7 अध्याय तक, उसके बाद पुनः काव्यखंड शुरू किया जाएगा। इसमें हम लोग हिंदी गद्यखंड के अंतर्गत पहला अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा शुरू करेंगे। इस अध्याय का वीवीआई क्वेश्चन जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और सबसे पहले इस अध्याय का आप सारांश समझें, तभी आपको क्वेश्चन आंसर याद होगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। इस अध्याय का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है पाठ का सारांश। जो बच्चे इसे समझ लेंगे, क्वेश्चन आंसर उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अध्याय शुरू करने से पहले हम लोग लेखक परिचय एक बार देख लेते हैं। इस अध्याय के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पाठ का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। महू मध्य प्रदेश, एक दलित परिवार में हुआ था। जिस समय इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था, उस समय भारत में जाति प्रथा कूट कूट के भरी थी। ऊंच नीच का भेद तो पूछिए ही मत, समाज में किस तरीके से फैला हुआ था। ऐसा सुनने में मिलता है कि दलितों के घर के सामने से उच्च वर्ग के लोग गुजरते भी नहीं थे, और अगर दलित उच्च वर्गों के घर के सामने से गुजर जाते थे तो ऐसा कहा जाता है कि उच्च वर्ग के लोग अपने द्वार को धोते थे कि हम लोगों का द्वार जो है गंदा हो गया है। माता का नाम भीमाबाई सकपाल और पिता का नाम रामजी सकपाल। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। पढ़ने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गए, खूब पढ़े। इतिहास से ऐसा सुनने को मिलता है कि मरते दम तक पढ़ते रहे। अपने घर में बहुत बड़ा पुस्तकालय बनाए थे ये। ऐसा कहा जाता है कि ये घर में बैठ के इतना पढ़ते थे कि इनका पैर एक बार सड़ गया था और इनको एहसास भी नहीं हो रहा था कि पैर मेरा गंभीर हालत में जा रहा है। ये बस पढ़ते रहते थे। इनके घर में ऐसा सुना जाता है कि इनके घर में उस समय केवल किताब ही किताब चारों तरफ था। वकालत की भी पढ़ाई किए। वकालत की पढ़ाई किए ताकि दलितों को न्याय दिला सके। जो उस समय दलितों के साथ भेदभाव था। जीवन के प्रमुख व्यक्ति जिनसे ये प्रभावित थे, कबीर, बुद्ध, ज्योतिबा फूले। इनका अन्य नाम भी है, बहुत लोग प्यार से बाबा साहब कहते हैं। संविधान निर्माता, संविधान जनक भी कहा जाता है इनको, क्योंकि भारत स्वतंत्रता के बाद संविधान लिखने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आइए हम लोग इनके द्वारा लिखित पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मूल सारांश समझ लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा इसे, क्योंकि जो सारांश समझ लेगा वो क्वेश्चन आंसर एकदम याद करने में उसके लिए आसानी हो जाएगा। जैसा कि पाठ का ही नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, अर्थात जाति के आधार पर काम का बंटवारा। अब श्रम विभाजन क्या है? जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा श्रम हो गया, यानी कि जो लोग जिस कार्य को करते हैं उसे श्रम कहते हैं, मजदूरी। जैसे कि यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, ये भी एक तरह का श्रम है। तो जाति के आधार पर श्रम का विभाजन यानी कार्य का बंटवारा,
और ऐसा सदियों से भारत में चला आ रहा है। हमारे पूर्वज ही इसको निर्धारित करके चले गए हैं कि जो जिस हर जाति का अपना अपना काम बट गया है, अब वो बाध्य है उस करने के लिए। जाति के आधार पर काम का बंटवारा हो गया है और भारत में जातियां भी अनेक हैं और सबका काम अलग अलग है। जैसे कि अगर पतरा पढ़ना होगा तो पंडित जी फिक्स हैं, यही है जाति के आधार पर काम का बंटवारा। अगर बाल काटना है तो नाई ही काटेगा, कोई दूसरा नहीं काट सकता है। अगर नाला साफ करना है तो दलित करेंगे, कोई कर नहीं सकता है। यही तो है जाति के आधार पर श्रम का विभाजन। लेखक कहते हैं कि आज भी इस वर्तमान भारत में भी आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जातिवाद के पोषक बने हुए हैं, अर्थात जातिवाद को जिलाए हुए हैं और कहते हैं कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है और एक कार्यकुशलता के लिए भी सही है। किसी भी चाचा से बात किया जाए कि चाचा ये बताइए कि काम के आधार पर जो बंटवारा हुआ है वो सही है, तो कहेंगे हाँ सही है। अब पूछा जाए कैसे, तो जो उनका तर्क होगा वो भी सही होगा। और उनका तर्क क्या होगा? उनका तर्क ये होगा कि नाई का लड़का ही बाल अच्छा काट सकता है, सही भी है। पंडित जी का लड़का बढ़िया से पतरा पढ़ सकता है क्योंकि वो संस्कृत का ज्ञाता होता है, ये भी सही है। दलित हैं, नाला साफ करेंगे, दूसरा कोई करेगा ही नहीं, ये भी सही है। ग्वाले हैं, दूध बेचेंगे, दूसरा कोई करेगा ही नहीं। विश्वकर्मा हैं, बढ़ई का काम करेंगे, दूसरा कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि वो उनके पूर्वज करते आए हैं, इसीलिए उनमें वो चीज़ें कुट कुट के भरी हैं। सारा तर्क तो सही है। तो हम लोग कहेंगे हाँ चाचा आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन यह आर्थिक पहलू से खतरनाक है। क्या एक पंडित जी के 4 लड़के हैं तो चारों पांडित्यों में ज्ञाता हैं? हो सकता है कि उन्हीं का एक लड़का कोई दूसरा काम बेहतर तरीके से कर सकता है। हो सकता है कि एक नाई का लड़का खूब बढ़िया पतरा पढ़ सकता है या कोई और काम कर सकता है। नहीं, लेकिन वो तो पूर्वज के माध्यम से बाध्य है कि वो बाल ही काटेगा। इस अवस्था में अरुचिवश वो काम करता है और जो काम अरुचिवश किया जाता है वो काम टालू बन जाता है, उसमें मन नहीं लगता है, जैसे तैसे उसको ढो के लेके चलना पड़ता है। इसी चीज को समझाने के लिए आप लोग 3 इडियट एक पिक्चर देखे होंगे, आमिर खान द्वारा बनाया गया। उसमें इसी चीज को दिखाया गया है कि आप वो करें जिसमें आप बेहतर हैं, न कि वो करें जो आपके माँ बाप आप पे थोपे हैं, या न कि वो करें जो कि आप एक पेशे में बंधे हैं कि आप इस वर्ग से हैं तो तुमको यही करना है। नहीं, उस पिक्चर से हमें बहुत सीख मिलती है। हमें वो चीज़ करना चाहिए जिसमें हम पारंगत हों, जो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हो। हमें अपने अंदर की क्षमता को पहचानना है, न कि हमें जाति पे जाना है। इसी चीज को समझाना चाहते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा के आधार पर श्रम का विभाजन हुआ है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि यह जीवन भर एक ही पेशा में बांध देता है। जाति प्रथा के आधार पर जो श्रम विभाजन हुआ है, ये जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध दिया है। हम बाध्य हैं, अगर कोई ग्वाला है, दूध बेचता है, तो जीवन भर के लिए बाध्य है कि वो दूध ही बेचेगा। कोई नाई है, अगर बाल काटता है तो उसके संतान भी बाल काटेंगे, क्योंकि ये पेशा बन गया है। अब पेशा बनाए कौन है? हमारे पूर्वज, और हम आज भी इस वर्तमान समय में भी उसको लेकर ढो रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि श्रम जाति प्रथा के आधार पर जो श्रम विभाजन हुआ है वो कार्यकुशलता के लिए सही है, लेकिन ऐसा नहीं है।
ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम जिस कार्य में पारंगत हैं उस काम को के अलावा अगर हमें दूसरा काम, जैसे कि मान लीजिए कि हम ही पे उदाहरण लिया जाए, मैं पढ़ा लेता हूँ, तो अगर मुझे कोई कहे कि तुम यहाँ दिन भर खटो क्योंकि तुम छोटे घर के हो, तो मैं उस काम को करूँगा, 2 दिन करूँगा तो 4 दिन रेस्ट लूँगा। हो सकता है मुझसे हो ही नहीं। और मैं पढ़ाने का जो सिस्टम है, मैं इसे 30 दिन में 30 दिन कर सकता हूँ। तो हम लोगों को अपने अंदर की क्षमता को पहचान करके हमें वो करना है जो हम बेहतर कर सकते हैं, न कि समाज के दबाव में जाति के पेशा के चुनने के आधार पर मजबूर हों। ये खतरनाक है। इस अवस्था में कार्य अरुचिवश होता है, काम तालू बन जाता है, वो काम बेहतर नहीं हो पाता है। इसलिए और जाति के आधार पर जो पेशा बंधा हुआ है वो जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देता है। अब आर्थिक पहलू से भी खतरनाक है। हो सकता है कि एक नाई का लड़का बढ़िया इंजीनियर बनने की उसमें गुण हो, लेकिन वो तो बाल काट रहा है। इस अवस्था में वो कितना कमाएगा? उसके अंदर क्वालिटी है कि वो एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, लेकिन वो तो बाध्य है बाल काटने के लिए। कितना कमाएगा? एक दिन में 200, 400, 500, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर वही उसके अंदर जो क्षमता थी इंजीनियर बनने की, अगर वो इंजीनियर बन जाता तो वो महीने का लाखों रुपया कमाता। अर्थात आर्थिक पहलू से भी खतरनाक है और जन्म के समय से ही का एक ही कार्य में बांध देता है। जब बच्चे माँ की कोख में होते हैं, जिस वर्ग के होते हैं, जैसे कि अगर ब्राह्मण परिवार से हैं, संतान अभी गर्भ में ही है, तब तक ही माँ बाप सोच लेते हैं कि इसे हम पढ़ा करके एक बड़ा पंडित बनाएंगे, ज्ञाता पंडित बनाएंगे। देखिए अभी बच्चा गर्भ में ही है, तब तक काम थोप दिया गया, यानी कि उसको अपने पेशे में बांध दिया गया। ऐसा सभी वर्गों में है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिस काम का बंटवारा नहीं हुआ है। हर वर्ग के आधार पर बंटवारा हुआ है काम का। ये खतरनाक है। और ऐसा भारत में जितनी जातियां हैं सभी जातियों को एक एक काम बांट दिया गया है, और वो बाध्य भी है, मजबूर भी है अपना काम करने के लिए। लोकतंत्र के लिए भी खतरा। केवल एक ही पेशे में नहीं बांध देता है कोई भी। एक बात और मैं आपको बता दूं कि केवल भारत ही एक ऐसा विश्व में देश है जहां जाति के आधार पर काम का बंटवारा हुआ है। इसीलिए हम लोग आज भी विकासशील देश बने हुए हैं। हम लोग विकसित कभी बन ही नहीं सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है जाति प्रथा, और यही कारण है कि हम लोग आज भी विकास के दर में भी सबसे पीछे हैं, क्योंकि हम लोग तो अपने जात के आधार पर काम कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी जात का कोई बढ़िया काम कर सकता है, लेकिन उसको आज़ादी ही नहीं है, न समाज के माध्यम से न घर के माध्यम से। उसको घर वाले समाज भी दबाव देंगे कि नहीं तुम इस कास्ट के हो, तुम इस जाति को हो, तुमको अपना ही काम जो तुम्हारे पूर्वज करते आए हैं तुमको वही करना है। देश तभी विकसित कर सकता है जब इस देश के युवा आगे आएंगे और अपने हुनर के हिसाब से काम करेंगे, तब कोई काम बेहतर होगा, वो कार्यकुशल होगा। और जब देश के युवा ऐसा करने लगेंगे, देश आगे जाएगा। लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें समता हो, भातृत्व हो, भाईचारा हो। हमें लोकतंत्र में मिलजुल के रहना चाहिए। एक बूढ़ा था जो घूम घूम के कहता था कि हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए।
हमें एक साथ रहना चाहिए। हमें जाति के आधार पर समाज में लड़ना नहीं चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको पाठ का सारांश समझ में आया होगा। बच्चों, इस पाठ का जो क्वेश्चन आंसर है, मात्र 3 से 4 VVI क्वेश्चन है, जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से स्क्रीनशॉट ले करके याद कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।